हेलो एवरीवन। सो मॉडर्न इंडिया की क्लास को कंटिन्यू करते हुए फॉर हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम, सो वी आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे एंड आई हैव मेड दीज नोट्स विच आई विल शेयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, क्लास के ख़त्म होने के बाद ये आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर भी कर दूंगा। सो सबसे पहला टॉपिक कमिंग ऑफ यूरोपियंस। सो जैसा मैं आप लोगों को कल बता रहा था कि अगर हम बात करें कि सीक्वेंस क्या था जिसमें जो यूरोपियंस है वो इंडिया आए, जिस सीक्वेंस में वो इंडिया आए, तो सबसे पहले पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर ब्रिटिश इंग्लिश आए, इसके बाद डेन्स और लास्ट में फ्रेंच आए। तो ये वो सीक्वेंस है जिसमें ये लोग इंडिया आए थे, राइट। पर अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि किस सीक्वेंस में कंपनीज बनी है, सो पोर्चुगीज 1 होगा, ब्रिटिश 2nd हो जाएगा, डच 3rd हो जाएगा, डेन्स 4th रहेगा और फ्रेंच 5th ही रहेंगे, राइट। अब ये चीज़ दोबारा एक बार समझ लो। अगर ये पूछा गया कि भारत आने का क्या क्रम था, भारत आने में पुर्तगाली पहले थे, फिर डच थे, फिर ब्रिटिश थे, डेन्स थे और फ्रेंच थे, लेकिन यूरोप में कंपनी बनने का क्रम क्या था, पहले कौन सी कंपनी बनी फिर कौन सी बनी, उस केस में पोर्चुगीज के बाद ब्रिटिश, फिर डच, डच के बाद डेन्स और लास्ट में फ्रेंच आए। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप एग्जाम के लिए याद रख लेना। अब बात करते हैं पोर्टुगीज के बारे में। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे और पहले कौन थे, वास्को डे गामा। और वास्को डे गामा कहाँ पहुंचे थे, कैलिकट 1498 में, राइट। और जो ये एक वर्ड लिखा ना साओ गैब्रियल, ये उस शिप का नाम है जिसमें वास्को डे गामा आए थे। जो शिप, टोटल 3 शिप आई थी उस समय पर, राइट। 3 कश्तियों में ये लोग आए थे, 3 नाव में, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साओ गैब्रियल, जिसमें वास्को डे गामा खुद आए थे। और उस समय पर जैसा कि आप जानते हो एक हिंदू राजा थे जैमोरिन। अब अगर ये पूछा जाए ना कि ये कैलिकट की जो एम्पायर है जहां पर जैमोरिन राज कर रहे हैं, तो ये इसका ओरिजिन कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो जब चीरा पावर का जो पतन हुआ 12वीं शताब्दी में, उसके बाद कैलिकट की एक इंडिपेंडेंट एम्पायर अंडर द कंट्रोल ऑफ जैमोरिन इस्टेब्लिश हुई थी। तो चीराओं के पतन से जैमोरिन का एम्पायर का उदय हुआ था, ये फैक्ट भी याद रख लो। सो वास्को डे गामा 1498 में अपनी शिप साओ गैब्रियल में पहुंचे और जैमोरिन नाम का जो टाइटल का वहां पे राजा था, उन्होंने इनका भव्य स्वागत किया था। और फिर 1502 में वास्को डे गामा दूसरी बार इंडिया आए थे, और जब वो दूसरी बार आए इंडिया में, तब उन्होंने कैलिकट, कोचीन और कनानौर, ये 3 स्टेशंस थे जहां पर अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर दी थी। और पुर्तगाली जो थे उनका एक ही मकसद था, किसी तरह भारत के व्यापार पे एकाधिकार इस्टेब्लिश करना, मोनोपोली इस्टेब्लिश करना। अब पुर्तगाली लोग इंडिया आ गए, वास्को डे गामा 2 बार आए हैं, 1498 और 1502 में। तो इनके बीच में एक 1500 में एक और पुर्तगाली भारत आए थे, पेड्रो एल्वारेज कैब्रल। और ये जब आए तो इन्होंने 1500 में आके पहली फैक्ट्री कैलिकट की स्थापित करनी शुरू कर दी थी, राइट। और इसके साथ ही भारत में यूरोपीय राज के स्थापित होने का जो क्रम है वो शुरू हो गया था। फिर पुर्तगालियों ने अपना पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को बनाया 1505 से 1509 के बीच में। और ये पहले गवर्नर जो हैं, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी इनिशिएट की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब है कि पुर्तगाली लोग जो हैं वो भारत में समुद्री तट के आसपास रहें, ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश ना करें, और समुद्र तट पर बैठकर वो भारत के व्यापार को अपने कंट्रोल में रखें। यह है ब्लू वाटर पॉलिसी। और इसके साथ ही काटज़ई सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। काटज़ई सिस्टम क्या था कि जिनको भी अब इंडियन ओशन में ट्रेड करना है, उन्हें पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर लाइसेंस नहीं लिया तो पुर्तगाली लोग उनको यहाँ पर ट्रेड नहीं करने देंगे, उनसे लड़ेंगे। और क्योंकि पुर्तगालियों ने गन बोट्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे इंडियन ओशन में, अपनी कश्ती पर इन्होंने कैनन्स लगा दिए थे, जिसके चलते हुए अब ये किसी और को यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति नहीं देते। और इस प्रकार इन्होंने ट्रेड पे अपना, भारतीय व्यापार पे एकाधिकार इस्टेब्लिश कर दिया। अगले गवर्नर जो बने पुर्तगालियों के वो थे अल्फोंसो डी अल्बुक्र्यू 1509 से 1515 तक के टाइम पे। इन्होंने बीजापुर के आदिल शाही राजाओं से गोवा कैप्चर कर लिया था, ठीक है। गोवा को कैप्चर किया था अल्बुक्र्यू ने, आदिल शाही राजा जो थे बीजापुर वाले, उनसे। साथ में इन्होंने कृष्ण देव राया जो थे
विजयनगर एम्पायर के राजा, उनसे भटकल नाम का जो एरिया वो भी कैप्चर कर लिया। और फिर इन्होंने भारत में एक नीति शुरू की जिसमें इन्होंने बोला कि पुर्तगाली लोग जो हैं वो भारतीय लड़कियों के साथ विवाह करें ताकि जो बच्चे पैदा हों वो पुर्तगालियों की संतान हो, और पुर्तगालियों की जो यहाँ पर आबादी है या पुर्तगालियों की जो ह्यूमन रिसोर्स है, मैन पावर है, वो यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज होती जाए। और साथ में इन्होंने एक चीज़ और बोली कि अब हम सती को बैन करने की कोशिश करेंगे इंडिया में। अब याद रखना, ब्रिटिश पहले यूरोपियन नहीं है जिन्होंने सती बैन करने की कोशिश की है, पहले यूरोपियन पुर्तगाली हैं जिन्होंने सती बैन करने की कोशिश की। जबकि जो ब्रिटिश हैं, विलियम बेंटिक के टाइम पर जब 1829 में फाइनली राजा राममोहन रॉय जी की एफर्ट्स के कारण सती बैन हुआ तो वो सक्सेसफुल हो गए। पुर्तगालियों ने पहला एफर्ट किया था। बाकी अकबर और औरंगजेब जो मुगल सम्राट थे, इन्होंने भी सती बैन करने की कोशिश की थी, पर ये भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसके बाद आता है नीनो डा कुन्हा, जो 1529 टू 38 के बीच में गवर्नर। अब देखो बीच में टाइम है 14 साल का, दैट मीन्स बीच के जो गवर्नर है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने छोड़ दिया है, राइट। अब इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या किया, कोचीन पहले जो पुर्तगालियों की यहाँ पर हेडक्वार्टर थी वो शिफ्ट कर दिया अपनी कैपिटल को, राजधानी को, और अब गोवा को नई राजधानी बनाया गया 1530 में। और साथ में इन्होंने दीव और बेसिन को भी जीता गुजरात के जो राजा थे बहादुर शाह से, और इन्होंने बंगाल में हुगली में अपना हेडक्वार्टर भी इस्टेब्लिश कर दिया। सो ये हो गया जी इंपॉर्टेंट गवर्नर्स ऑफ पोर्टुगीज का काम। और साथ में याद रखना कि अल्फोंसो दी अल्बुकर्क को फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया बोला जाता है, ठीक है। ये हो गए आपके 3 इंपॉर्टेंट पोर्टुगीज गवर्नर्स। अब आती है बात पुर्तगालियों की रिलीजियस पॉलिसीज की, उनकी धार्मिक नीति की। तो इस धार्मिक नीति में क्या हुआ, पहले तो ये सिर्फ मुस्लिम्स के अगेंस्ट थे, हॉस्टाइल थे, क्योंकि मुस्लिम ट्रेड मोनोपोलाइज करके बैठे हुए थे। पुर्तगाली भी उसी ट्रेड में आके अपने आप के लिए शेयर ढूंढ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो मुस्लिम्स जो थे वो चाहते नहीं थे पुर्तगाली आए, तो ये मुसलमानों के अगेंस्ट हो गए, लेकिन बाद में ये हिंदुओं के भी अगेंस्ट हो गए और मंदिरों को भी तोड़ा गया, मस्जिदों को तो तोड़ा ही गया, मंदिरों को तोड़ा गया, और वहां पर इन्होंने चर्च बनवा दिए जो गोवा में चर्च है। और 1579 में जो मुगल बादशाह अकबर, उनके कहने पर एक फादर मॉन्स्ट्रेट हैं, क्रिश्चियन मिशनरी पुर्तगाली, जिन्हें फतेहपुर सीकरी वाले इबादत खाना में भेजा गया, जहां पर अकबर बैठकर सभी धर्मों के विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे थे ताकि वो अपना दीन इलाही या तौहीद इलाही बना सके। तो इनको फादर मॉन्स्ट्रेट को भी भेजा गया और ये जाकर जी वहां पे प्रयत्न कर रहे थे किसी तरह अकबर को भी ईसाई धर्म में शामिल किया जाए। तो थोड़े से तो रिलीजियस जो इनटॉलरेंस है वो दिखनी शुरू हो जाती है, तो थोड़े रिलेशन भी खराब हो जाएंगे। फिर पुर्तगालियों के अगर मुगलों के साथ बात की जाए रिलेशंस की, तो खराब होते ही चले गए। और 1632 में जब शाहजहां राज कर रहे हैं तो उन्होंने हुगली पे अटैक भी करवा दिया था और पुर्तगालियों को वहां से भगाने का काम किया था कि यार तुम लोग तो बहुत ही फालतू के काम कर रहे हो यहाँ पर, राइट। अब अगर बात करें कि पुर्तगालियों का जो भारत में पतन हुआ तो उसके क्या कारण थे। पतन के कारण में एक तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में जिस एरिया में पुर्तगाली अपना शासन स्थापित कर रहे हैं वहीं पे मराठा जैसी ताकत खड़ी हो गई है और उन्होंने उस एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर पुर्तगाली जो लोग हैं ये क्या करते हैं, इनमें रिलीजियस इनटॉलरेंस बहुत है, उसके कारण भी यहाँ के लोग इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर ये खुद करप्शन भी बहुत करते हैं और हाई सी पायरेसी भी बहुत चलती है जो ये संभाल नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत के बाहर के क्या फैक्टर्स हैं, उसमें ऑटोमैन एम्पायर का जो राइज हुआ और जो ऑटोमैन एम्पायर के राजा सुलेमान हुए थे मैग्निफिसेंट, उन्होंने तो पूरा का पूरा जो मेडिटेरेनियन का ट्रेड था उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था और बहुत उन्होंने पुर्तगालियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। फिर ब्रिटिश और डच का जैसे ही राइज हुआ उन्होंने पुर्तगालियों की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ही ब्राज़ील की डिस्कवरी हुई पुर्तगालियों का ध्यान ब्राज़ील की तरफ चला गया, क्योंकि ये ब्राज़ील पे ज़्यादा फोकस कर गए तो इतने में इंडिया में एक वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसमें बाकी यूरोपियंस ने एंट्री ले ली और फिर वो यूरोपियंस ज़्यादा ताकतवर निकले तो पुर्तगाली उनके सामने ज़्यादा टिक नहीं पाए। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि पुर्तगालियों के आगमन से क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ा, तो सबसे पहली तो बात सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गई कि यूरोपियन एरा इन इंडिया शुरू हो गया। भारत में यूरोपियों का जो राज्य है वो स्थापित होना शुरू हो गया पहली बार। फिर इन्होंने शिप के ऊपर कैनन इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में। उसके बाद यूरोपियन वे ऑफ आर्ट
यूरोपियन वे ऑफ वॉरफेयर, आर्ट ऑफ वॉरफेयर इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। सिल्वर और गोल्डस्मिथ का काम गोवा में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। इन्होंने पाइनएप्पल इंट्रोड्यूस किया, कैश्यू नट इंट्रोड्यूस किया, पोटैटो, टोमेटो, चिलीज, कैप्सिकम और टबैको भी इंट्रोड्यूस किया। बाद में जहांगीर ने इस टबैको के खिलाफ ऑर्डर भी निकाल दिए थे और उन्होंने कहा था भाई ओपीएम अफीम है तो तंबाकू क्या करना है, ऐसी हेल्थ खराब होती है। फिर वो जैसे वो मुकेश आता ना फिल्म से पहले कि मैं तंबाकू खाता था मेरे यहाँ पर कैंसर हो गया, क्या है वो कहते हैं वो नहीं हमने देखना, बड़ा अजीब सा लगता है। और साथ में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस भी इंट्रोड्यूस की थी। बाकी आपको ये तो पता ही होगा कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो पुर्तगालियों के आने से उसमें भी फ़र्क पड़ा था। गोवा में जो फोर्ट बना, फोर्ट अगोडा है, साउथ गोवा की चर्च है, वो सारा एक नया यूरोपियन आर्किटेक्चर भी इंडिया में जो था वो ब्रॉच स्टाइल इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब अगर बात करें कि दूसरे जो आए डच, तो डच की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नेदरलैंड्स, और ये 1602 मार्च में बनी थी। डच की इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज जो थी इंडिया में अगर उसकी बात की जाए, मसूलीपट्टनम है, मैंने साथ में साल लिख दिए हैं क्योंकि हिमाचल में साल पे सवाल पूछ लिए जाते हैं। मसूलीपट्टनम है, पुलिकट है, सूरत है, बिमलीपट्टनम है, करिकल, चिंसूरा, कासिम बाजार, बरनगर, पटना, बलसौर, नागपट्टनम और कोचीन, ये इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं। फिर अगर बात करें कि पुर्तगालियों का भारत में पतन क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो जो डच हैं उनकी और ब्रिटिश की जो थी वो दुश्मनी शुरू हो गई इस ट्रेड को मोनोपोलाइज करने के लिए, और धीरे धीरे डच का जो अटेंशन था वो मलाया पेनिसुला की तरफ शिफ्ट होता चला गया और वो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा रीजन की तरफ इंटरेस्ट होते चले गए। मीनवाइल बैटल ऑफ बेडारा हुआ था 1759 में, जिसमें ब्रिटिश ने डच को हरा दिया था। एंड काफ़ी लंबी लड़ाई चलने के बाद दोनों पार्टीज ने ऑलरेडी पहले ही 1667 में एक कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया हुआ था कि जो ब्रिटिश हैं वो इंडिया में रहेंगे और जो डच हैं वो इंडोनेशिया चले जाएंगे। सो पुर्तगालियों को ब्रिटिश ने हरा दिया, डच को ब्रिटिश ने हरा के इंडोनेशिया मूव करा दिया। भारत में धीरे धीरे ब्रिटिश अपनी डोमिनेंस क्रिएट करना शुरू हो गए। अब अगर हम बात करें ब्रिटिश की, इंग्लिश की, तो 1600 में आखिरी दिन साल का 31 दिसंबर को क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक रॉयल चार्टर इशू किया और एक कंपनी जिसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, इसको ईस्ट इंडीज के साथ ट्रेड करने के लिए 15 साल की मोनोपोली दे दी गई। अब अगर हम इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकली याद करना शुरू करें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए ब्रिटिश एडवेंट के साथ, तो देखो 1600 में तो कंपनी बन गई है, उसके बाद 1609 में, अब ना याद रखना, क्वीन एलिजाबेथ वन की डेथ हो गई और एलिजाबेथ के बाद अब कौन गद्दी पे बैठ गए, जेम्स वन। और जब जेम्स वन गद्दी पे बैठे तो उन्होंने जो कंपनी का फरमान था 15 साल के लिए था, जेम्स वन ने उसको इनडेफिनेट टाइम के लिए इंक्रीज कर दिया था। और फिर जेम्स वन ने जब इसको इंक्रीज किया इनडेफिनेट टाइम के लिए, अब कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, इवन ब्रिटेन के राजा ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स मुगलों से मिलने के लिए भेजे ताकि वो व्यापार में भारत से कुछ स्पेशल अपने लिए अधिकार ले सके, प्रिविलेजेस ले सके। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस नाम का एक आदमी जहांगीर से मिलने आता है, हम मुगल बादशाह जहांगीर से, लेकिन वो यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की परमिशन जो थी, सूरत में फैक्ट्री लगाने की परमिशन लेने में विफल रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों ने मुगलों को इतना इंप्रेस किया हुआ था कि मुगलों को लगता था भाई जब तक पुर्तगाली यहाँ पर हैं कोई और यूरोपियन तो ट्रेड कर ही नहीं पाएगा, पुर्तगाली तो बहुत ताकतवर हैं। इसीलिए हॉकिंस ने एक चिट्ठी डाली इंग्लैंड कि भाई पहले पुर्तगालियों को ही हरा के दिखा दो, अगर पुर्तगाली हार गए ब्रिटिश से, वो भी नेवल बैटल में, तो मुगल थोड़ा हमें सीरियसली लेंगे, नहीं तो मुगलों ने तो हमें लाहौल वाला कुव्वत कहके साइडलाइन कर देना है। फाइन। अब जब ये मैसेज गया तो लंदन से एक नेवल एक्सपीडिशन इंडिया भेजा गया, और भेजा इसलिए गया कि जाओ भाई पुर्तगालियों को जैसे तैसे करके हरा के दिखाओ, हमें नहीं पता। राइट। फिर सवाली की लड़ाई हुई और सवाली की लड़ाई में उस ब्रिटिश नेवल एक्सपीडिशन ने आकर पुर्तगालियों को हरा दिया। अब देखो कितने ताकतवर थे पुर्तगाली, इंडिया में कितना उनका प्रभाव था, और उनको हराना है
तो बेस्ट काम करना पड़ेगा, ये तो बेस्ट आदमी कर सकता है, तो जिस आदमी को भेजा उसका नाम भी तो बेस्ट ही होगा ना। सो कैप्टन बेस्ट आए थे इंग्लैंड से, जिन्होंने आके पुर्तगालियों को सवाली की लड़ाई में हरा दिया। अब मुगल कहते हैं भी हम तो मजाक कर रहे थे, ब्रिटिश तो फैक्ट्री लगा सकते हैं सूरत में, लगाओ इंशाल्लाह, किसने मना किया है, ठीक है। फिर 1611 में कैप्टन मिडलटन ने परमिशन ले ली मुगलों से कि गवर्नर ऑफ सूरत थे टू ट्रेड देयर, ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेड इन मसूलीपट्टनम। तो साउथ में और वेस्ट में एक साथ इन्होंने ट्रेड स्टार्ट कर दिया। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी। दिस वाज द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इन इंडिया जो इन्होंने सूरत में स्टैब्लिश की। इसके बाद 1615 में 1615 में सर थॉमस रॉय आए इंग्लैंड से, जो कि राजा जेम्स वन के एम्बेसडर थे, और वो भी जहांगीर से आके मिले। एंड द कंपनी स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इन मसूलीपट्टनम। इसके बाद कंपनी ने साउथ में भी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर दी। 1618 में थॉमस रॉय ने मुगलों से 2 फरमान जारी करवा दिए, जिसमें इनको ट्रेड विद एग्जम्पशन फ्रॉम इनलैंड टोल्स, यानी कि इनको ज्यादा चुंगी कर नहीं पे करना पड़ेगा, एंड परमिशन टू एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज एट आगरा, अहमदाबाद एंड बरोच भी मिल गया। सो ब्रिटिश को अब ज्यादा बेनिफिट हो गया। फिर 1632 में कंपनी को गोल्डन फरमान मिला। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, गोल्डन फरमान। ये सुल्तान ऑफ गोलकुंडा ने दिया, मुगलों ने नहीं, सुल्तान ऑफ गोलकुंडा ने दिया, जिनसे कि जो साउथ में इनकी पोजीशन है वो फिर से स्ट्रांग हो गई, साउथ की पोजीशन स्ट्रांग हो गई। 1633 में कंपनी ने ईस्ट इंडिया में अपनी पहली फैक्ट्री हरिहरपुर में लगाई, और उसके बाद बलासौर और उड़ीसा में भी फैक्ट्री लग गई। तो याद क्या रखना है, अगर पूछा गया पहली फैक्ट्री कौन सी है, सूरत। अगर पूछा जाए ईस्ट की पहली फैक्ट्री कौन सी है, हरिहरपुर बंगाल में। अगर पूछा गया साउथ की पहली फैक्ट्री कौन सी है, मसूलीपट्टनम, ठीक है, इंडिया में सूरत है। उसके बाद 1639 में ब्रिटिश मद्रास वाज गिवन बाय चंद्रगिरी चीफ, जो चंद्रगिरी नाम का टाउन है उसके जो चीफ थे उन्होंने ब्रिटिश को मद्रास दिया, और वहां पर मद्रास में इन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्टैब्लिश किया, जो कि मसूलीपट्टनम की जगह पर ब्रिटिश का हेडक्वार्टर बन गया साउथ में। अब साउथ में मसूलीपट्टनम पहली फैक्ट्री थी, लेकिन मद्रास बन गया इनका हेडक्वार्टर। इसके बाद 1651 में कंपनी को एक और परमिशन मिल गई हुगली में व्यापार करने के लिए, राइट, कासिम बाजार, पटना और राजमहल में। 1662 में इंग्लैंड के जो राजा थे चार्ल्स, राइट, 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड ने पुर्तगालियों की प्रिंसेस कैथरीन ऑफ बरगंजा के साथ विवाह किया। दहेज में इनको बॉम्बे मिल गया, तो इनकी पोजीशन अपने आप ही स्ट्रांग होती चली जा रही है। फिर 1667 में औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया कि कंपनी बंगाल में ट्रेड कर सकती है, मुगल उसको पूरी परमिशन देते हैं। इसके बाद 1687 में बॉम्बे वाज मेड हेडक्वार्टर बाय शिफ्टिंग द सीट ऑफ वेस्टर्न प्रेसिडेंसी फ्रॉम सूरत टू बॉम्बे। पहले सूरत हेडक्वार्टर है, अब यहां पर बॉम्बे हेडक्वार्टर बन गया। 1691 में ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट मुगल्स रेडेड हुगली। अंग्रेजों के और इनके जो रिलेशंस थे थोड़े स्पॉइल हो गए और मुगलों के, और उन्होंने हुगली पे अटैक किया। फिर एक ब्रिटिश ऑफिसर थे जॉब चरनॉक, उन्होंने जाके मुगलों से बातचीत की और बदले में उनको सूतानाती नाम का एक गांव दिया गया 1691 में। और फिर कंपनी को परमिशन मिली कि वो बंगाल में 3000 रुपया सालाना पे करने के बाद अपना व्यापार कर सकते हैं। इस तरह कंपनी ने किसी तरह अपनी पोजीशन को रिवाइव कर लिया। इसके बाद 1700 में कलकत्ता नाम का जो शहर है वो बसना शुरू हुआ, और यहाँ पर 3 गांव थे, सुतानुती था, गोविंदपुर था और कलिकत्ता था। इन तीनों में मुगलों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले अपने लिए जमींदारी राइट लिए, फिर धीरे धीरे इसको फोर्टिफाई किया गया और यहाँ पे फोर्ट विलियम बना 1700 में, और फिर ये ब्रिटिश का हेडक्वार्टर बन गया। एंड 1911 तक यही हेडक्वार्टर रहेगा, और 1912 में फिर नई दिल्ली बसाई जाएगी, जहां पर ब्रिटिश की नई कैपिटल बनेगी इंडिया में। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या थी, 1717 में मुगल एम्परर फारूक सियार थे, उन्होंने एक फरमान जारी किया जिसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस फरमान में उन्होंने कंपनी को बहुत सारे जो कंसेशंस थे, प्रिविलेजेस थे दिए बंगाल के लिए, गुजरात, हैदराबाद के लिए, जिसमें कंपनी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे
किसी तरह की कोई ड्यूटी नहीं होगी, एग्जम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटीज कर दिया गया। परमिशन टू इशू, दस्तक भी दिया गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। दस्तक मैंने बताया था ना क्या है, ड्यूटी फ्री ट्रेड पास है। ड्यूटी फ्री ट्रेड इन हैदराबाद भी कर दिया गया। एंड कंपनी को सिक्के चलाने की, टू मिंट क्वाइंस, ये परमिशन भी दी गई, टू एक्ट एज करेंसी थ्रू आउट मुगल एम्पायर। तो अब मुगलों ने उनको व्यापार करने की, कर ना अदा करने की और सिक्के चलाने की अनुमति दी 1717 में। कल मैंने बताया था वो एक स्कॉटिश सर्जन आए थे विलियम हैमिल्टन, जिन्होंने फारूक सियार को ठीक किया था, बीमार थे भाई और निकाह नजदीक था, तो उस खुशी में इन्होंने इतनी सारी परमिशंस दे दी। अब बात करते हैं डेन्स की। तो जो डेनिश कंपनी थी, डेनिश कंपनी 1616 में बनी। अगर इंडिया में बात करें तो तंकुबार नाम का मद्रास के पास का शहर और सेरामपुर बंगाल में, ये इनके मेन हेडक्वार्टर्स थे और मेन स्टेशंस थे। सेरामपुर हेडक्वार्टर था भाई। ये सिर्फ और सिर्फ ईसाई मत का प्रचार करने में लीन हो गए, तो फाइनली इन्होंने अपने सारे सेटलमेंट इंडिया वाले अंग्रेजों को बेच दिए। फिर आती है बात फ्रेंच की। फ्रेंच कंपनी 1664 में बनाई कॉलबर्ट ने, जो कि फ्रांस के राजा लुइस 14 के मिनिस्टर थे, और इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। यहीं से समझ लो बाकी सारी कंपनीज प्राइवेट हैं, सिर्फ फ्रेंच कंपनी सरकारी है, क्योंकि एक मंत्री बना रहे हैं राजा की अनुमति लेकर। अब ड्यूप्लेक्स नाम का जो फ्रेंच गवर्नर है वो सबसे इंपॉर्टेंट था, तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रख लेते हैं। 1730 में ड्यूप्लेक्स सबसे पहले चंद्रनगर के गवर्नर बने थे और 1741 में वो गवर्नर ऑफ फ्रेंच टेरिटरी इन इंडिया बन गए, राइट। इनसे पहले, ड्यूप्लेक्स से पहले अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट गवर्नर फ्रेंच का हुआ है तो वो डूमास हुआ है। डूमास पहला इंपॉर्टेंट था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो थे वो ड्यूप्लेक्स थे। और ड्यूप्लेक्स बहुत ही टैलेंटेड आदमी है और उसको लग रहा है कि इंडिया के जो लोकल राजे हैं इनमें जो आपसी द्वेष है, आपसी लड़ाई है, इसका फायदा उठाकर किसी तरह से भारत में फ्रेंच एम्पायर स्थापित किया जाए। तो अगर पेपर में पूछा गया पहला यूरोपीय अफसर कौन था, फर्स्ट यूरोपियन या फर्स्ट गवर्नर हु थॉट ऑफ क्रिएटिंग एन एम्पायर इन इंडिया, तो भाई वो ड्यूप्लेक्स है। फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया का ड्रीम था। ब्रिटिश ऐसा कोई ड्रीम नहीं लेके बैठे हुए थे, वो तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन गए और फिर ब्रिटिश ने अपने आप को इन चीजों में इन्वॉल्व कर दिया, तो जाकर कहीं फिर वो ब्रिटिश इंडियन एम्पायर बना पाए। 1746 में, राइट, 1746 में विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच फ्लीट ड्यूप्लेक्स ने मद्रास कैप्चर किया था, जब फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी, आगे मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन साथ लगते फोर्ट डेविड को, जो वो था जो सेंट डेविड, उसको कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन याद रखना उसी टाइम पर फ्रेंच लीडर जो थे ड्यूप्लेक्स गवर्नर, इन्होंने ब्रिटिश का जो दोस्त बना था नवाब अनवरुद्दीन ऑफ कर्नाटिक, उसकी फौज को बैटल ऑफ सेंट टॉम में 24 अक्टूबर 1746 में हरा दिया था। और ये बैटल ऑफ सेंट टॉम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इतिहास में यह हुआ कि किसी एक यूरोपियन कंपनी की फौज ने किसी भारतीय नवाब को, किसी भारतीय शासक की फौज को हराया हो। तो इसके बाद से ना यूरोपीय फौजें ये समझ गई, या यूरोपीय शासक ये समझ गए थे कि जो भारत की फौज है ना वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही वीक है, सिर्फ नंबर्स ही हैं उनके पास, टैलेंट नहीं है। तो यहाँ से ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की अगर हम बात करें तो उसका रास्ता साफ होना शुरू हो गया, राइट। सो ड्यूप्लेक्स की ये दो बातें याद रखनी इंपॉर्टेंट है। और एक याद रखना, ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपेल हुई थी साइन जब यूरोप में ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, जिसके कारण भारत में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी। अगर पूछा गया ना भारत में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का कारण क्या था, तो वो था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। और जब ये ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुई, इसके चलते हुए इंडिया में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हुई। तो इस ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन का अंत हुआ ट्रीटी ऑफ एक्सला-शैपेल के साथ 1748 में। तो जो ड्यूप्लेक्स ने भारत में मद्रास कैप्चर किया था, वो मद्रास भी अंग्रेजों को वापस करना पड़ा। अब देखो, अगर फ्रेंच कंपनी सरकारी कंपनी ना होती तो शायद सरकार दबाव इतना ना बना पाती, क्योंकि फ्रेंच कंपनी एक सरकारी कंपनी है, तो सरकार ने दबाव बनाकर मद्रास ब्रिटिश को वापस दिलवा दिया। तो फ्रेंच की जो पोजीशन है इंडिया में, वो अगर स्ट्रांग हो भी सकती थी तो अब नहीं होगी इस इंटरफेरेंस के कारण। और ड्यूप्लेक्स फिर भी चाहता था किसी तरह से कि वो भारत में अपना फ्रांस का एक साम्राज्य स्थापित करे। इतने में क्या हुआ कि यूरोप में लड़ाई खत्म हो चुकी थी, जिसके चलते हुए वो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, जिसके चलते हुए इंडिया में
फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन इंडिया में सर्कमस्टांसिस कुछ चेंज हो गए। एक पॉइंट अपने पास लिख लो सेकंड कर्नाटिक वॉर के संदर्भ में। सेकंड कर्नाटिक वॉर के संदर्भ में लिखो कि हैदराबाद में जो निज़ाम थे उनका देहांत हुआ, तो अब वहां पे अगला निज़ाम कौन बनेगा इसको लेकर कुछ लड़ाई शुरू हो गई। दो लोग खड़े हो गए कि हम में से एक निज़ाम ऑफ हैदराबाद बने। अब जब दो लोग खड़े हुए, एक का नाम लिखो, एक का नाम है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग, इस मुजफ्फर जंग को फ्रेंच ने सपोर्ट कर दिया, भी हम तेरी हेल्प करते हैं, तेरे को हम निज़ाम ऑफ हैदराबाद बना देंगे। जब फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया तो ब्रिटिश को लगा भाई अगर दूसरा कैंडिडेट हार गया और फ्रेंच वाला ये मुजफ्फर अगर निज़ाम ऑफ हैदराबाद बना तो सारे के सारे जो प्रिविलेजेस हैं, सारे के सारे जो विशेष अधिकार हैं वो तो फ्रांसीसियों को मिल जाएंगे, तो हमें भी कुछ करना है। इस चक्कर में ब्रिटिश को नासिर जंग को सपोर्ट करना पड़ा, नासिर जंग को। अब एक बार भारत की इंटरनल राजनीति के चलते हुए ब्रिटिश और फ्रेंच फिर से ऑपोजिट साइड पे आके खड़े हो गए हैं और सेकंड कर्नाटिक वॉर का चांस बन गया। अब इसी प्रकार अगर आप याद रखो पिछली स्लाइड से, तो कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, उन्होंने ब्रिटिश का साथ दिया था और उन्होंने आकर फ्रांसीसियों से लड़ाई लड़ी है, तो ऑब्वियस सी बात होगी ना कि फ्रेंच को अनवरुद्दीन भाई और उनका बेटा मोहम्मद तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहे, राइट। सो फ्रेंच ने क्या किया, ड्यूप्लेक्स ने, इन्होंने चंदा साहेब को सपोर्ट कर दिया कि चलो यार आप नवाब बन जाओ, फिर कर्नाटक के हम आपकी मदद करते हैं, आप बगावत कर दो अनवर के खिलाफ। सो ब्रिटिश को फटाफट से आकर अनवर को और उसके बेटे को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो इंडिया में दो तरफ, हैदराबाद में और कर्नाटक में एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है और उसमें ब्रिटिश और फ्रेंच ऑपोजिट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, अब ये चीज आप समझ लो, ये स्लाइड में नहीं है तो इसको समझ लेना, राइट। इतने में क्या हुआ, फ्रेंच जो ड्यूप्लेक्स है भाई वो बहुत शातिर इंसान था। जो ड्यूप्लेक्स है उसने पहले जाकर हैदराबाद में अपने कैंडिडेट को, उसने जाकर मुजफ्फर जंग को निज़ाम बनवाने के लिए कोशिश करने से पहले सबसे पहले उसने आके कर्नाटक में लड़ाई लड़ी और चंदा साहेब को वहां पर जितवा दिया। अब चंदा साहेब जब कर्नाटक में जीत गए तो फ्रेंच के लिए कर्नाटक अपना घर जैसा हो गया। अब यहां से फौज साथ लेकर वो हैदराबाद आए और यहां आके मुजफ्फर को गद्दी पे बिठवा दिया। सो एक बार के लिए तो ड्यूप्लेक्स ने फ्रांस को कर्नाटक और हैदराबाद दोनों ही दिलवा दिए। अब जब दोनों इनके कंट्रोल में चले गए तो ब्रिटिश जो हैं वो तो बैकफुट पे आ गए। जब ब्रिटिश बैकफुट पे आ गए तो ब्रिटिश ना गुस्से में थोड़ा सा बंदला गए थे और वो सोचने सीधा जाके हैदराबाद पे अटैक करते हैं, सबको हराते हैं। ऐसे टाइम पर क्लाइव जो अभी गवर्नर नहीं बने, अभी वो जूनियर पोजीशन पे हैं, क्लाइव ने बताया भाई सीधा यहाँ अटैक करोगे मारे जाओगे, सारे लोग इकट्ठे हैं, फ्रांस की फौज भी है, हैदराबाद की भी है और चंदा साहब कर्नाटक की फौज लेके भी यहाँ बैठे हैं, कहाँ लड़ने जा रहे हो। एक काम करते हैं, पहले थोड़ी सी फौज भेज देते हैं कर्नाटक, और कर्नाटक की राजधानी है आर्कोट, आर्कोट को घेरे में ले लेते हैं, बिसीज कर देते हैं इसको और यहाँ पर इसको घेरे में लेते हैं। जैसे ही आर्कोट की घेराबंदी होगी, बहुत ज़्यादा फौज नहीं होगी, राइट, जैसी घेराबंदी होगी यहाँ पर गए हुए चंदा साहिब की जान सूख जाएगी, भाई मेरे कर्नाटक गया। वो यहाँ से निकलेंगे, जब वो यहाँ से निकलेंगे साथ में वो थोड़ी फ्रांस की फौज लेके भी तो आएंगे ना, उनको रास्ते में रोक लो, एक और फौज यहाँ से टुकड़ी भेज दो। अब जब उनको यहाँ पर रोका तो ये वाली फौज भी आके उन पे अटैक कर दे, तो ये तो बेचारे पकड़े गए और हार गए। और ऐसा ही हुआ, चंदा साहब यहाँ पे मारे गए और यहाँ पे मोहम्मद को गद्दी पे बिठा दिया गया जो अनवरुद्दीन का बेटा है। तो ब्रिटिश को ये तो वापस मिल गया, राइट। अब ड्यूप्लेक्स यहाँ पर हैदराबाद में अभी भी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के बैठे हुए हैं, लेकिन फ्रांस से ऑर्डर आ गए कि क्या यार ड्यूप्लेक्स तेरे को व्यापार करने भेजा, भाई तू लड़ता ही रहता है, वापस आजा घर, राइट। ड्यूप्लेक्स को रिकॉल कर दिया गया। ड्यूप्लेक्स जाते जाते भी अपने आर्मी के अफसर बस्सी को ये बोल के गया कि बस्सी भाई कुछ भी हो जाए हैदराबाद मत छोड़ देना, नहीं तो फ्रांस का जो सूर्य है वो अस्त हो जाएगा भारत में। तो वो बस्सी को हैदराबाद में छोड़ के यहाँ से वापस चले गए। अब ब्रिटिश के लिए और बेनिफिट हो गया क्योंकि जो अगले फ्रेंच गवर्नर्स आएंगे वो बहुत ही इनएक्सपीरियंस्ड हैं और ड्यूप्लेक्स की तरह वो बहुत ही टैलेंटेड और एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट नहीं थे, राइट। सो इस पूरे काम को करने के चक्कर में क्लाइव को एक नाम मिला, वो था हीरो ऑफ आर्कोट, राइट। अब ये याद रखना, क्लाइव को बोलते हैं हीरो ऑफ आर्कोट। सो ब्रिटिश का फॉर्चून रिवाइव हो गया था।
ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मोस्टली एज द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लॉइट्स ऑफ ड्यूप्लेक्स चीफ राइवल, वो कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। सो लॉर्ड क्लाइव हो, रॉबर्ट क्लाइव हो। सो ड्यूप्लेक्स के खिलाफ रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे खड़ा हो गया और जो फ्रेंच फोर्सेस हैं वो धीरे धीरे हरा दी गई। ड्यूप्लेक्स फिर भी चाहता किसी तरह अपनी स्कीम को कंटिन्यू करना ताकि वो जीते और फाइनेंसिस को स्ट्रॉन्ग करे, लेकिन फ्रांस के जो फाइनेंसिस हैं भारत में वो खत्म होते जा रहे हैं लड़ाइयों के चलते हुए, और इसी के चलते हुए ड्यूप्लेक्स को भारत से वापस बुला लिया पेरिस कि आ जाओ भाई, बहुत हो गया, तुमसे नहीं होगा, राइट। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट फ्रेंच सेटलमेंट्स की, तो सबसे पहले सूरत है। सूरत जो है वो फ्रांसिस कैरोन ने इस्टेब्लिश किया था। मसूलीपट्टनम है जिसके लिए सुल्तान ऑफ गोलकुंडा से परमिशन ली है। चंदन नौगर है कलकत्ता के पास जिसके लिए शहिस्ता खान जो मुगल सूबेदार थे उनसे परमिशन ली। तो ये कुछ फ्रेंच की इंपॉर्टेंट सेटलमेंट्स इन इंडिया हो गई। अगर बात करें कि ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में लड़ाई थी क्यों, तो बड़ी सिंपल सी बात है यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है प्रोटेक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ कमर्शियल इंटरेस्ट, दोनों को अपना व्यापार बढ़ाना है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन साउथ इंडिया, जो मैंने अभी बताई कि वो हैदराबाद और कर्नाटक में अपने मर्जी के लोगों को निज़ाम और नवाब बनवाना चाहते हैं। और यूरोप में कुछ ऐसी लड़ाइयाँ चल रही हैं जिसके चलते हुए इंडिया में भी कर्नाटिक वॉर्स हो गई। जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है, अगर उसका कारण ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन है कि ऑस्ट्रिया में लड़ाई चल पड़ी है कि अगला राजा कौन बने, और ब्रिटिश और फ्रेंच ऑपोजिट साइड पे आके खड़े हो गए हैं और उसके कारण इंडिया में लड़ाई हुई। तो इसी प्रकार थर्ड कर्नाटिक वॉर क्यों हुई, जब यूरोप में 7 इयर्स वॉर हुई, 7 इयर्स वॉर इन यूरोप, जो कि 1756 से लेकर 63 तक चली। अब देखो, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुई बिकॉज ऑफ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन और थर्ड कर्नाटिक वॉर हुई बिकॉज ऑफ 7 इयर्स वॉर इन यूरोप। तो केवल सेकंड कर्नाटिक वॉर ही एक ऐसी लड़ाई है जब ब्रिटिश और फ्रेंच यूरोप में नहीं लड़ रहे थे लेकिन इंडिया में लड़ पड़े जब उन्होंने लोकल रूलर्स को सपोर्ट किया, राइट। और इसमें सारा जो क्रेडिट है वो ड्यूप्लेक्स को जा रहा है, इनिशिएट वो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बैटल्स की जो इंडिया में हुई, राइट। तो इसमें तो अब सारे फैक्ट्स हैं, इसमें ज़्यादा स्टोरी या एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगी। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर जो है वो 1740 से 48 तक चली है। इट वाज एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो फ्रेंच रिवलरी इन यूरोप, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन थी और ये लड़ाई ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-शैपेल 1748 के साथ ख़त्म होती है। ब्रिटिश को मद्रास वापस मिल गया था और जो फ्रेंच हैं उनको नॉर्थ अमेरिका में कुछ टेरिटरीज, कनाडा की तरफ से कुछ टेरिटरीज मिल गई थी। दिस वॉर इज रिमेंबर्ड फॉर बैटल ऑफ सेंट टॉम इन मद्रास, जो कि फ्रेंच लड़े थे अगेंस्ट अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटक, जो कि अंग्रेजों का दोस्त था। और याद है ना आपको कि अनवर की फौज हार गई थी, पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी यूरोपीय कंपनी ने किसी इंडियन राजा की या नवाब की फौज को हरा दिया। फिर सेकंड कर्नाटिक वॉर जो थी वो 1749 टू 54 हुई थी, जिस टाइम पर फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों इंडिया में, वो जो मैं आपको लिखवा चुका हूं, लोकल रूलर्स को सपोर्ट कर रहे थे। ये लड़ाई ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से खत्म हुई थी और लड़ाई इनकंक्लूसिव रह गई थी, लेकिन फ्रेंच पावर जो है उसका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था क्योंकि आपको याद होगा ड्यूप्लेक्स को वापस बुला लिया गया था, राइट। अब तीसरी कर्नाटक की लड़ाई जो थी, थर्ड कर्नाटिक वॉर हुई, तो वो 7 ईयर वॉर के कारण है। 7 ईयर वॉर जो है वो 1756, आई एम सॉरी टाइपिस्ट की गलती हो गई, 1856 आ गया, 1756 टू 63 है, राइट। लेकिन इंडिया में लड़ाई जो है वो 1758 से लेके 63 तक चली थी। यूरोप में 7 इयर्स वॉर हुई, इंडिया में उसके चलते हुए लड़ाई शुरू हो गई और इस लड़ाई में जो ब्रिटिश कमांडर थे जनरल एयरकूट, सर एयरकूट, उन्होंने फ्रेंच जो ऑफिसर थे, गवर्नर थे, डी लैली, राइट, आर्थर डी लैली, और उनको और बस्सी को, दोनों को हरा दिया, जिसके बाद ये लड़ाई खत्म हो गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बैटल था बैटल ऑफ वेंडीवॉश, तमिलनाडु मद्रास में पड़ता है। अब याद रखना, अगर इतिहास से ये पूछता है आपसे कि लैली जो है गवर्नर ऑफ फ्रेंच, उसका सबसे बड़ा मिस्टेक, बिगेस्ट ब्लंडर क्या है, उसका बिगेस्ट ब्लंडर है कि उसने बस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया और ब्रिटिश हैदराबाद भी जीत गए। सो द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ लैली वाज टू रिकॉल बस्सी फ्रॉम हैदराबाद, ठीक है। लड़ाई खत्म हुई ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ 1763 में
और फ्रेंच अब इंडिया में एक बहुत ही छोटी सी पावर बन के रह गए और ब्रिटिश अब इंडिया में मेन यूरोपियन प्लेयर बन गए। ये हो गई आपकी 3 कर्नाटिक वॉर्स के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बात करें फ्रेंच क्यों हारे और ब्रिटिश यहाँ पर क्यों पावरफुल हुए। सबसे पहली बात तो वही कि फ्रेंच कंपनी जो है वो सरकारी कंपनी है, ब्रिटिश प्राइवेट कंपनी है। क्योंकि सरकारी कंपनी थी तो परमिशंस लेने के लिए पेरिस से बहुत वेट करनी पड़ती है, जबकि ब्रिटिश इमीडिएटली अपने डिसीजन लेते हैं। अगर बात करें नेवल पावर की तो ब्रिटिश सुपीरियर थे एज कंपेयर टू फ्रेंच। रीजनल सुप्रीमेसी की बात करें तो ब्रिटिश ऑलरेडी कलकत्ता में, बॉम्बे में, मद्रास में हर तरफ अपने आप को स्थापित कर चुके थे, जबकि फ्रेंच जो है वो सिर्फ पौंडीचेरी की तरफ ही अभी अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर पाए थे। और ब्रिटिश के पास नेवल बेसिस कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में भी थे, जबकि फ्रेंच के पास सिर्फ और सिर्फ पौंडीचेरी में नेवल बेस है और इसके बाद जो नियरेस्ट नेवल बेस है इंडिया में वो मॉरिशस है। तो अगर इनको जरूरत पड़ेगी मॉरिशस से नेवी बुलानी है, ब्रिटिश तो इंडिया में तीनों तरफ खड़े हैं और जहां से चाहो वहां से एक दूसरे को सपोर्ट भेज सकते हैं, राइट। तो इस चक्कर में इन लोगों ने क्या देखा, ब्रिटिश को इतनी सुपीरियरिटी मिल गई कि वो इजीली जीत गए। फिर अगर प्रेफरेंसेस की बात करें तो जो फ्रेंच हैं, जैसे कि हमने देखा ड्यूप्लेक्स, वो ट्रेड को कम और टेरिटोरियल गेन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उन्होंने कमर्शियल इंटरेस्ट को इग्नोर करके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को फेवर दे दिया, जिसके चलते हुए उनको इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं मिल रहा, राइट। जबकि ब्रिटिश ने बैलेंस कर दिया। और अगर हम लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप में फ्रेंच के पास ले दे के सिर्फ एक ड्यूप्लेक्स ही तो था जो समझदार था, जबकि ब्रिटिश के पास आर्मी ऑफ एबल कमांडर्स है, क्लाइव है, एयरकूट है और बर्नेट है, पकॉक है, कितने ही लोग हैं जो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। सो लीडरशिप क्वालिटी ब्रिटिश के पास मच बेटर देन फ्रेंच है, राइट। अब यहां तक आप आज पढ़ लो। स्लाइड में अगली भी शेयर कर रहा हूं, इसमें अब हम सारे बैटल्स कर देंगे, प्लासी, बक्सर, मराठा, मैसूर, सारी लड़ाइयां अगले लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। स्लाइड में ये पूरी शेयर कर दूंगा, आप इसको अच्छे से पढ़ लो और कोई डाउट्स हो तो वो आप अगले सेशन में लेना। और आज जो मैंने ये पढ़ाया है इसी के बेसिस पर एक टेस्ट बनाकर मैं शाम को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।